काली रात जा छुप जा कहीं, कल की सुबह प्यार की सुबह होगी। कविता की इन पंक्तियों को लिखते हुए नेहा के मन की वीणा के तार झंझनाए ही थे कि माँ की आवाज ने उन्हें तोड़ दिया। माँ लगभग दंदनाते हुए कमरे में आ गई थी। मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ और तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। मैं कुछ लिख रही थी माँ, थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ ही जाती। नेहा ने लगभग झल्लाते हुए जवाब दिया। बाद में लिखती रहना, अभी मैं जिस काम से आई हूँ उसे सुन ले। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत सुंदर और सुशील है, खानदान भी अच्छा है, अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। तू वहाँ राज करेगी। अगले सप्ताह वे लोग तुझे देखने आ रहे हैं, मना मत करना। लेकिन माँ, तुम जानती हो कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हो? और फिर माँ, इस कोरोना जैसी महामारी में तुमने उन्हें यहाँ आने के लिए कैसे कह दिया? जब हर किसी का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है, तो ऐसे में वे लोग यहाँ आ कैसे रहे हैं? यहाँ वे लोग एक की शादी में आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि वे शादी के बाद तुम्हें देखने आ जाएंगे। वाह! और तुमने इसके लिए हाँ भी कह दिया। बहुत समझदारी का काम किया है तुमने। क्या माँ, मैं क्या तुम लोगों पर बोझ हूँ जो इन दिनों में भी मुझे घर से निकालने के बारे में सोच रहे हो? नहीं बेटा, माता पिता के लिए बच्चे कभी नहीं बोझ होते। वो लोग यहाँ आ रहे थे और उन्होंने तुम्हें देखने की बात कही, तो मुझे ये अच्छा अवसर लगा, इसलिए हाँ कह दिया। माँ, हमारा पूरा देश बल्कि पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। 2020 का ये साल कोरोना के रूप में एक ग्रहण बनकर इस पृथ्वी पर आया है। इस महामारी के लिए अभी मास्क ही वैक्सीन है। सरकार बार बार स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर रही है और ऐसे में हम खुद ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन दोषी होगा? बेटा, तू अभी 34 साल की हो गई है। अब और कितने समय तक शादी न करने का इरादा है? तेरे पिताजी तुझसे कुछ कह नहीं पाते, इसका मतलब यह नहीं कि वे तेरी शादी के पक्ष में नहीं है। मैं ही तेरे पीछे पड़ी रहती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे तेरी उम्र बढ़ रही है, पढ़ाई भी हो चुकी है, जॉब भी कर रही है। तेरा सपना था कि तू पढ़ाई के बाद पहले अपने पैरों पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, फिर शादी करेगी। तो तेरा ये सपना भी पूरा हो गया। कितने साल हो गए तुझे जॉब करते हुए, अब तो शादी कर ले। एक एक करते हुए कितने अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए हैं, अब इसे मत ठुकराना। लेकिन माँ, इस समय तो उन्हें बुलाना ही मत। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, फिर हम उनसे वीडियो कॉल से ही बात कर लेंगे। आखिर ऐसी भी बात पक्की हो सकती है ना। माँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? ये समय निकल जाने दो, फिर इस बारे में सोच लेंगे। नहीं बेटा, अच्छे रिश्तों को ठुकराना भाग्य को ठुकराने के समान होता है। अगर स्थितियां बनती हैं तो मना मत करना। मैं उनसे वीडियो कॉल वाली बात करके देखती हूँ। ठीक है माँ, सोचती हूँ। पहले मुझे अपनी ये कविता पूरी कर लेने दो, जो तुम्हारे इस रिश्ते के चक्कर में अधूरी ही रह गई। कहते हुए नेहा ने प्यार से माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखा और उन्हें ढकेलते हुए दरवाजे तक ले गई। माँ जानती थी कि इस बार भी नेहा को शादी के लिए मनाना हर बार की तरह बेहद मुश्किल काम है। ना जाने उसके मन में क्या है कि शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कमा रही है, सुंदर है, बस शादी की बात करो तो प्यार से मना कर देगी। हर बार एक नया बहाना। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, कहीं कोई उसके मन को तो नहीं भा गया? यह भी पूछ कर देख लिया, जवाब ना में ही मिला। फिर क्यों शादी के लिए मना कर रही है? माँ के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। नेहा भी नहीं जानती थी कि ऐसा कब तक चलेगा, लेकिन जब तक वो टाल सकती थी टालती जा रही थी। आखिर कौन ऐसी लड़की होगी जिसके मन में अपने विवाह को लेकर सपने ना हो? 21वें वसंत की सीढ़ियां चढ़ते ही मन अरमानों के बाग में पहुंच जाता है, जहां वह सपनों के झूलों में झूलने लगता है। एक अनजाने अनदेखे राजकुमार का सपना मन के किसी कोने में बसने लगता है।
नेहा भी 21वें वसंत की सीढ़ियों से होते हुए 34 तक पहुंच चुकी थी। सुंदर थी, स्मार्ट थी, अपने मधुर व्यवहार से सभी को अपना बना लेती थी। अरमानों के फूलों की महक उसकी सांसों में भी समाई थी। परंतु परंतु उसके पहले ही जिम्मेदारियों का ताज उसके सिर पर आ गिरा था, जिसे वह नहीं फेंक सकती थी। माँ को केवल यही लग रहा था कि वह हर बार शादी से इनकार कर देती है, पर क्यों कर देती है, इस कारण को वे अनदेखा कर देती थी। उनकी नज़रों में बेटी बड़ी हो रही है, तो उसका विवाह कर उसे उसके घर सौंपकर वे उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होना ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ रही थी। लेकिन नेहा के लिए कर्तव्यों की इतिश्री इतनी सहज नहीं थी। बड़ा भाई विवेक जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर वहीं का होकर रह गया। इन 10 सालों में लंबे सफ़र की दूरियां दिलों की दूरियों में बदल गई। पहले वह सप्ताह में एक बार कॉल करता था, जिसे महीनों में बदलते देर नहीं लगी। अब तो जब वे लोग कॉल करते हैं तभी उससे बात हो पाती है। उससे भी कई बार कह देता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। उसका बाद आते आते इतनी देर हो जाती कि माँ ही दोबारा फ़ोन लगा लेती है। वहीं रहते हुए उसने अपनी कंपनी में ही काम करने वाली एक लड़की माया से शादी कर ली। माया उनकी जाति की ना होकर दूसरी जाति की है। माँ पापा दोनों ही इस शादी के लिए तैयार नहीं होते। यही सोचकर उसने शादी करने के बाद इसकी सूचना घर पर दी। अब इतनी दूर से विरोध करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। दिलों की दूरियां तो पहले ही थी, तो माँ पापा दोनों ने चुप्पी साध ली। इन 10 सालों में 2 बच्चों के साथ उसकी गृहस्थी बेंगलोर जैसे बड़े शहर में अच्छी तरह से जम चुकी थी। बड़ी बहन प्रीति, जो कि विवेक से भी बड़ी है, वह घर पर ही है। प्रीति दीदी जॉब तो करती हैं, पर अपने शरीर से लाचार हैं। हाथ पैरों की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही हैं। ऐसे में चलना फिरना, घर के कामों में हाथ बटाना, सब कुछ मुश्किल हो रहा है। वो तो गवर्नमेंट जॉब है, तो उसे छोड़ना मूर्खता ही है। यही सोचकर जॉब कर रही हैं, वरना दीदी से अब जॉब करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक वही तो है जो घर को संभाले हुए है। इस तरह जिम्मेदारियों का यह कटीला ताज उसे किसी ने पहनाया नहीं था, बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए उसने खुद ही पहन लिया था। पापा इस बात को समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने नेहा पर कभी भी शादी के लिए दबाव नहीं डाला। एक रिटायर व्यक्ति रिटायर्ड होकर भी घर की जिम्मेदारियों से कभी भी रिटायर नहीं हो पाता, पर घर की शांति के लिए जिम्मेदारियों से रिटायर होने का दिखावा तो कर ही सकता है। इसे स्त्री उतनी अच्छी तरह से नहीं समझती जितना कि पुरुष। यह समाज का सत्य है, जिसे माँ रेखा जी ने तो नहीं, पर पिता विजय जी ने अच्छी तरह से समझ लिया था। नेहा पापा की चुप्पी का अर्थ समझती थी। उसने खुशी खुशी इस घर की जिम्मेदारी एक बेटे की तरह उठा ली। वो जानती थी कि उसके घर से जाने के बाद घर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। विवेक बेंगलोर से आ नहीं सकता, प्रीति दीदी खुद ही बीमार है, और माँ पापा, बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है। तो ऐसे में सभी की देखभाल के लिए एक वही तो है, वो भी चली गई तो क्या होगा। अभी पिछले 15 दिनों से उसे एक नई चिंता सता रही है, जिसके बारे में उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। विवेक और उसका पूरा परिवार बेंगलोर में रहते हुए कोरोना की चपेट में आ गया था। वहां रहते हुए इलाज करवाना मुश्किल था। हॉस्पिटल सारे भरे हुए थे। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि और हॉस्पिटल में उनके इलाज में हो रही लापरवाही ने विवेक को बेंगलोर छोड़कर अपने शहर इंदौर आने के लिए प्रेरित किया। इंदौर के एक पुराने डॉक्टर मित्र ने भी उसे यहाँ आकर एडमिट होने की सलाह दी। फिर क्या था, वह फ्लाइट से परिवार सहित इंदौर आकर उसके ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। विवेक ने अपने आने की बात केवल नेहा को ही बताई और घर वालों को बताने के लिए मना किया था। इन 15 दिनों में उन सबका इलाज तो अच्छी तरह हो गया था और अब वे एक होटल में ही क्वारंटाइन थे। डॉक्टर मित्र ने कहा था कि 15 दिन बाद फिर से
कोरोना टेस्ट करवाना और उसके बाद ही वापस बेंगलोर जा सकते हो। जब विवेक ने नेहा को ये खबर सुनाई तो नेहा बहुत खुश हो गई। ये 15 दिन उसने कैसे काटे हैं ये वही जानती है। घर में किसी को भी विवेक के परिवार का इंदौर में होने के बारे में या उनकी कोरोना बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सारी चिंताओं का बर्फीला पहाड़ जो इतने दिनों से उसके सिर पर टिका हुआ था, वो इस सुखद समाचार को सुनते ही पिघलने लगा। उसने तय कर लिया कि अब वो विवेक को कुछ समय के लिए तो यहाँ रोक ही लेगी। होटल में कुछ दिनों तक रहने के बाद जब फिर से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, तब वो उन लोगों को बेंगलोर नहीं जाने देगी और घर पर बुला लेगी। तभी वो घर वालों को विवेक के इंदौर में होने की बात बताएगी। वे सारी स्थिति जानकर बहुत खुश होंगे। वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा वर्क फ्रॉम होम की सुविधा तो दी जा रही है। बच्चे भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में वो उन चारों को कुछ समय के लिए यहाँ रहने के लिए मना ही लेगी। यहाँ रहते हुए सभी एक दूसरे को समझेंगे, मन मिलेंगे तो मतभेद दूर होंगे। हो सकता है कि नज़दीकियाँ विवेक को घर की जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए प्रेरित करे। फिर घर के सभी लोग मिलजुल कर कुछ समय साथ बिताएंगे तो वह मेरे विवाह न करने की वजह को समझते हुए वापस बेंगलोर न जाने का निर्णय ले ले। यदि ऐसा होता है तो माँ की मुझे लेकर चिंता ही दूर हो जाएगी। मैं भी इस बार माँ के बताए हुए रिश्ते पर अपनी स्वीकृति दे दूंगी। विचारों की इन हवाओं ने जब उसके गालों पर आई लट को लहराया तो 34वें बसंत पर 21वां वसंत हावी हो गया और वह नवयौवना सी शर्मा गई। पिछले 15 दिन तो 15 युग की तरह बीते थे, लेकिन अब ये 15 दिन ताजगी से भरपूर थे। रोज विवेक और माया से बातचीत होती थी। उन्हें माँ पापा और प्रीति दीदी के बारे में सारी जानकारी देती थी। प्रीति दीदी की गिरती सेहत, माँ पापा की चिंता, घर और जॉब की जिम्मेदारी को लेकर उसका घर बाहर दौड़ना भागना, इन सारी बातों के बारे में बताते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे वो हर बार नए जीवन के और करीब जा रही है। विवेक भी उसकी बातों को गंभीरता के साथ सुनता था और हर बार यही कहता था कि हाँ नेहा, मुझे तुम्हारी ही चिंता है, तुम कैसे ये सब अकेले कर लेती हो। उसका इतना बोलना ही नेहा को इस विश्वास की ओर ले जा रहा था कि अब वो उसे इंदौर में रुकने के लिए मना ही लेगी। 15 दिन सचमुच पंख लगाकर उड़ गए। सुबह सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि विवेक का फोन आया। उसने बताया कि उन चारों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वे लोग शाम को होटल से चेकआउट करके उनसे मिलने के लिए घर आ रहे हैं। मिलने के लिए? आओ मिलने के लिए, तुम लोगों को जाने ही कौन देगा। मन ही मन ये सोचते हुए उसने ऑफिस जाने का विचार त्याग दिया। बॉस को फोन लगाकर मना किया और नीचे आकर धूप सेक रहे माँ पापा और प्रीति दीदी के पास जाकर बैठ गई। माँ को उसके इस तरह बैठने पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, इससे पहले ही नेहा ने उनके होठों पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें चुप करा दिया और फिर एक एक करके पूरे 1 महीने तक का समाचार उन सभी के सामने रख दिया। तीनों के चेहरे पर दुख, चिंता, हताशा, निराशा, सुखद आश्चर्य और अंत में प्रसन्नता का भाव देखकर उसकी आंखें भी खुशी से छलक उठी। कितनी ही देर तक वहीं आंगन में धूप सेकते हुए वे चारों उनके बारे में ही बातें करते रहे। माँ ने कहा, अब समझ में आया कि विवेक मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता था और तुम रात को देर तक मोबाइल से क्यों चिपकी रहती थी। कैसे होंगे वे सब। कितने समय से वीडियो कॉल से भी उनको नहीं देख पाई हूँ। पूरे 10 साल बाद उन चारों को एक साथ देखूंगी। विवेक तो एक बार बीच में आया भी था, पर माया और बच्चे, उनसे तो पहली बार ही मुलाकात होगी। कैसे होंगे वे तीनों। अरे रेखा, शाम तक तो सब्र करो, वे लोग आ ही जाएंगे। देख लेना, मिल लेना और फिर रोक भी लेना। दादी हो उनकी। दोनों बच्चे भला दादी की बात अनसुनी करेंगे। थोड़ी सी नोक-झोंक, तकरार, हंसी मजाक और कल्पनाओं की उड़ान भरते हुए वे चारों शाम के भोजन की तैयारी में लग गए।
नेहा ने इस बीच समय निकालकर ऊपर वाला कमरा उन लोगों के लिए ठीक कर दिया था, जिससे उन चारों को कोई असुविधा ना हो। शाम 5 बजे करीब विवेक का फोन आया। नेहा ने माँ को ही फोन पकड़ा दिया कि वो ही बात कर ले और अपने प्यारे बेटे की आवाज़ सुन ले। माँ ने फोन कांपते हाथों से लिया और विवेक से बात की। दूसरी तरफ से विवेक बोलते जा रहा था और माँ आंखों में आंसू लिए सुनती जा रही थी। नेहा मन ही मन इन आंसुओं को देखकर खुश हो रही थी। ये ममत्व के अश्रु थे जो माँ के गालों को भिगो रहे थे। इन्हें बह जाने दो। तभी माँ ने फोन उसे पकड़ा दिया और जैसे ही उसकी बात विवेक से हुई कि तुरंत उसे माँ के रोने का कारण समझ में आ गया। विवेक और माया दोनों होटल से चेकआउट करके दोनों बच्चों के साथ कार से बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे थे। वे बस उनसे मिलने के लिए ही आएंगे, वो भी घर ना आकर कॉलोनी के बाहर के सड़क पर ही मिलेंगे। विवेक इसके लिए ही फ़ोन किया था कि आधे घंटे बाद कॉलोनी के बाहर सभी लोग आ जाना। वे लोग उनसे वहीं से मिलकर आगे बढ़ जाएंगे। ओह, ये क्या विवेक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? घर क्यों नहीं आ रहे हो? माँ पापा और प्रीति दीदी से एक बार तो मिल लो। बहुत बहुत समझाया नेहा ने, पर विवेक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा कि अभी 1 महीने से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, अब और नहीं करवा सकता। मुझे केवल अपनी ही नहीं, तुम सभी की भी चिंता है। मैं कुछ सोच कर ही यह कदम उठा रहा हूँ। एक के बाद एक पापा और प्रीति दीदी से बातचीत की। औपचारिकता निभाने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। सुबह से माया और दोनों बच्चों की झलक देखने को उतावला मन, उनकी आवाज़ सुनने को भी तरस गया। कुछ देर बाद वे तीनों कैंपस के बाहर थे और विवेक की कार आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रीति दीदी पैरों की तकलीफ के कारण नहीं आ पाई थी। कार आई, कुछ देर रुकी। कार की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और उनमें से 4 मास्क लगे हुए चेहरे दिखाई दिए। विवेक, माया और दोनों बच्चे बाहर आए। सड़क की एक ओर मास्क से ढके 4 चेहरे थे और इस तरफ भी मास्क से ढके 3 चेहरे थे। सभी की आंखें बहुत कुछ कह रही थी जो मौन नहीं कह पा रहा था। यहाँ महादेवी वर्मा के शब्द याद आ गए। किसी कल्पना में जो सुख है वह उसके साकार होने में नहीं। 2 पल के लिए सभी एक दूसरे को अपलक देखते रहे और फिर विवेक ने केवल इतना ही कहा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कहते हुए वे लोग कार में बैठ गए। कार आगे बढ़ गई। तीनों जोड़ी हाथ हवा में लहराते रह गए और आंखें आंसुओं से तरबतर होकर कार को ओझल होने तक देखती रह गई। ये कोरोना की सच्चाई है या रिश्तों की सच्चाई? ये कोरोना से बड़ी दूरियां हैं या स्वार्थ से बड़ी दूरियां हैं? क्या है ये? प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती जाएंगी, पर समाज में ऐसे कई घर हैं जहां इन प्रश्नों का उत्तर मिलना असंभव है। कुछ दिनों पहले, कुछ घंटों पहले या कहे कि कुछ देर पहले देखे गए सपनों का अंत हो रहा था। इसके साथ ही टूट रहे थे कई और अनदेखे, अनजाने, कल्पनाओं में तराशे गए सपने। नेहा ने तुरंत घर आकर अपने आप को मजबूत किया और कुछ समय के लिए कमरा बंद कर कलम कॉपी से रिश्ता जोड़ा। एक नई कविता कुछ इस तरह कागज पर उतरी। राहें कठिन है, सफ़र मुश्किल है, मगर चल पड़े हैं, मुड़ना भी तय है। एक मोड़ पर हम खुद से ऐसे ही टकराएंगे। राहों में नहीं, फूल दिलों में खिल जाएंगे। ना हारना ऐ दिल, हम ये सफ़र यूं ही हंसते हंसते तय कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।